खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और साथ ही साथ संस्था से कुछ विशेष जानकारी आपको शेयर करना है। तो आइए देखें दो शब्दों में। यहां देखिए दिया गया है, विभिन्न प्लेटफॉर्म दिए गए हैं जहां से आप संस्था से जुड़ सकते हैं और जो क्लास प्रोवाइड की जा रही है करंट अफेयर की या स्टैटिक जीके की, उसके पीडीएफ को पाने के लिए, फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप विश्वास मानिए और संस्था के साथ जुड़िए, आपके लिए संस्था आवश्यक वस्तुओं को जरूर उपलब्ध कराएगा। और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए, यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखिए यहां दो शब्द मोटिवेशनल कोड आपके लिए लिखा गया है, अगर आप अपनी काबिलियत पर शक के बजाय यकीन किया जाए तो उंगलियां उठाने वाले भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे। मतलब आपसे जिसने कहा था कि आपके बस की बात नहीं, आप सफल नहीं हो सकते, आपके लिए यह नहीं है, आप यकीन मानिए अगर आपने अपने आत्मविश्वास पे भरोसा, अपनी काबिलियत पे भरोसा किया तो जो अंगुलियां आपको कह रही थी कि आपके बस की बात नहीं है, वही अंगुलियां आपके लिए ताली बजाएंगी। इसी क्रम में आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट है कि आप निरंतर विश्वास करके संस्था के साथ जुड़िए और निरंतर अपना नोट बनाते रहिए और उसका रिवीजन करते रहिए। आपसे सफलता दूर नहीं होगा। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए दिया गया है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विकल्प हमारे जो दिए गए, पहला 14 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर, तीसरा 11 सितंबर, चौथा जो दिया 9 सितंबर। यहां हमारा सही विकल्प जो है दोस्तों, यह सही होगा 15 सितंबर। अब हम कुछ अन्य जानकारियां भी देखें अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस से संबंधित। अगर हम बात करें यूएन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2007 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। उसके और पहली बार 2008 में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। अब यहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको याद रखना है, रिकॉल रखना है, जो कि आपकी परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में हमने दिवस के रूप में हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस को पढ़ा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस को पढ़ा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 10 जनवरी के बारे में, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 को पहला हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहां पर आयोजन किया गया था? नागपुर में किया गया था। आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि हिंदी संग्रहालय, विश्व हिंदी संग्रहालय की स्थापना कहां की गई है? तो विश्व हिंदी संग्रहालय की स्थापना मॉरिशस में स्थापना की गई है। अब यहां लोकतंत्र से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसे अगर हम बात करें कि भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई? तो 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। अगर यही बात किया जाए कि नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुआ? तो नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रीपन के काल में प्रारंभ हुआ। इसी कारण स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रीपन को कहा जाता है। अगर हम बात करें कि 2011 की जो जनगणना थी, इसके प्रमुख कौन थे? तो सी चंद्रमौली जी जो थे, ये 15वीं जनगणना के प्रमुख कौन थे जो 2011 में की गई थी? तो सी चंद्रमौली थे। और 2021 की जो जनगणना है, ये क्रम में 16वीं है और इसके प्रमुख कौन है? तो
तो विवेक जोशी जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। ये सारे प्रश्न आपको लोकतंत्र से या आपको जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। यहां दिवस से 2 प्रश्न और भी आप याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि 16 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में, संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर को। यहां से 16 सितंबर से आपको याद रखना है 16 सितंबर 1987 ईस्वी में कनाडा के मॉन्ट्रियल में एक समझौता होता है जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। यह किससे संबंधित है? ओजोन संरक्षण से संबंधित है। अगर हम बात कर लें 5 सितंबर की मित्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 2022 में राष्ट्रपति महोदया द्वारा कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 46 शिक्षकों को। अगर हम बात कर लें 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किससे संबंधित है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से संबंधित है। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न आपका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रहा G20 देशों की बैठक 2023 जो कि भारत में होगी, भारत के द्वारा किस देश को अतिथि देश के रूप में चुना गया? यहां देखिए, पहला दिया गया श्रीलंका, दूसरा दिया गया बांग्लादेश, तीसरा दिया गया नेपाल, चौथा दिया गया भूटान। यहां जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही होगा। भारत के द्वारा बांग्लादेश को अतिथि देश के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां अगर हम बात करें G20 देशों की मित्रों, तो यह 2023 की बात हो रही है कि 2023 में कहां पर आयोजित की जाएगी? तो आपको याद रखना भारत में आयोजित किया जाएगा। और भारत के किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें G20 देशों का गठन कब किया गया था, तो 1996 ईस्वी में G20 देशों का गठन किया गया था। इसमें एक यूरोपीय यूनियन साथ ही साथ 19 देश जो हैं, इन देशों का समूह जो है ये क्या कहलाता है? G20 देशों के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें मित्रों कि 2022 G20 देशों की 2022 में सम्मेलन कहां बुलाया गया था? तो इंडोनेशिया में बुलाया गया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो नुनसुनतारा है। और पहले इसकी राजधानी क्या था? पहले इसकी राजधानी जाकार्ता, और जाकार्ता से कालीमंथन हुआ था, और अब क्या हो गया है? नुनसुनतारा हो गया है। अगर हम G20 देशों की 2021 की भी देख लें, क्योंकि यहां से मैचिंग वाले प्रश्न बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है 2021 में इसकी बैठक इटली में बुलाई गई थी। आपको ये सारे प्रश्न याद रखने हैं। अब यहां बात हो रही थी बैठक से, तो हम महत्वपूर्ण बैठकें जो हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, उनको अगर देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। अगर हम बात करें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो कोलंबो ये श्रीलंका में आयोजित किया गया। अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों का 13वां बैठक कहां किया गया था? तो 13वां भारत में किया गया। 14वां कहां किया गया है? 14वां चीन में किया गया है। अगर हम बात करें क्वाड देशों की 4थी बैठक कहां बुलाई गई? तो जापान की राजधानी टोक्यो में। साथ ही साथ अगर 5वीं की बात करें, तो 5वीं बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएगी। अगर हम बात करें G7 देशों की बैठक कहां बुलाई गई थी? तो जर्मनी में बुलाई गई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं, आपको याद रखने हैं। और COP26 इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया। और COP27 का आयोजन जो है ये कहां किया जाएगा? ये मिस्र देश में किया जाएगा।
अगर इतने सारे प्रश्न आपके तैयार हैं तो सम्मेलन से आने वाले प्रश्न जो हैं लगभग आपके गलत नहीं होंगे, आप जरूर उसको सही करके आएंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से G20 देशों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और भी देख लेते हैं। देखिए एक पिक्चर के माध्यम से आपसे दिखाया गया है कि कितने देश हैं। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोपीय यूनियन, रसिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, कनाडा, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, इटली, ब्राजील, फ्रांस और तुर्की। ये सारे देश जो हैं ये G20 देशों के सदस्य देश हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान बहुराष्ट्रीय अभ्यास का कोकाडू 2022 में कहां भाग ले रहे हैं। तो यहां जो देखिए पहले विकल्प दिया गया है USA, दूसरा जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा UAE। यहां हमारा जो सही विकल्प है विकल्प नंबर C सही होगा, ऑस्ट्रेलिया में भाग ले रहे हैं। यहां आपको ध्यान देना है INS सतपुड़ा कौन से भाग ले रहे हैं, INS सतपुड़ा और P-81। INS सतपुड़ा और P-81 से आपको ध्यान रखना है INS सतपुड़ा और P-81 बोइंग कंपनी जो कि USA की है, इसकी है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों भाग लेंगे कहां और ऑस्ट्रेलिया के किस स्थल पर, तो डार्विन स्थल पर। डार्विन जो है स्थल, यहीं पे इनका युद्धाभ्यास होना है। और ये किसका है, ये नेवी का ये युद्धाभ्यास है। अब आपको ध्यान रखना है नेवी डे कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। इसके प्रमुख कौन है, तो एडमिरल हरि कुमार जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। अब हाल ही में हम लोगों ने मित्रों पढ़ा है 17A, प्रोजेक्ट 17A चर्चा में रहा है। तो आपको बताना है ये क्या है। तो आपको उस दिन बताया गया था स्टील्थ फ्रीगेट जो है ये क्या है 17A। इसी का नाम आपको बताया गया था तो तारागिरी जो है इसका नाम है 17A। और ये कितनी भारत में बनाई जानी है, ये 7 बनाई जानी है। और तारागिरी कौन से क्रम की है, ये 5वीं है। साथ ही साथ आपको याद रखना है ये किसके द्वारा बनाया गया है, मझगांव डाक यार्ड के द्वारा ये बनाया गया है। कहां है, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ आपको याद रखना है तारागिरी इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि महाराष्ट्र में तारागिरी पहाड़ी है, इसी के नाम के उपलक्ष्य में इसका नाम तारागिरी पड़ा है। अगर हम बात करें मित्रों, हाल ही में चर्चा में रहा है INS विक्रांत। आपको इसको भूलना नहीं है, जरूर याद रखना है INS विक्रांत किसके द्वारा बनाया गया है, तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। और ये 100% स्वदेशी है। और इसका शुभारंभ किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। साथ ही साथ यहीं पे 2 सितंबर को नेवी के फ्लैग में भी परिवर्तन किया गया छत्रपति साहू जी के द्वारा जो उपयोग किया जाता था मोहर, उस मोहर का प्रतीक डाला गया है नेवी के फ्लैग में। साथ ही साथ अब कुछ ये युद्धाभ्यास से बात हो रही है तो हम लोग अभी हाल फिलहाल के में जो चर्चित युद्धाभ्यास हैं उनको देख लें। अगर हम बात करें वज्र प्रहार की तो ये किसके साथ होता है, USA और भारत के साथ। अगर हम बात करें जाइमेक्स और धर्म गार्जियन की किसके साथ होता है, भारत और जापान की। ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में पिच ब्लैक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर हाल ही में हमने बोस्टॉक युद्धाभ्यास के बारे में पढ़ा है। तो इसमें कौन कौन से देश, रूस चीन इसमें भाग ले रहे थे। अगर हम बात करें यहां अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में तो आपको ध्यान रखना है अल नगाह युद्ध अभ्यास किसके साथ, ओमान, भारत और ओमान के साथ
होता है। आइए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यहाँ युद्धाभ्यास दिए हैं उनको देखें। देखिए पहला दिया गया है बोंगो सागर, ये किसके साथ होता है? यह बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगर खंजर युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। वरुण युद्धाभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में। दष्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। जबकि लामीतीय की बात करें भारत और सेशल्स के बीच में। आपको याद रखना है पार्सेक्स जो है ये पाक्सेस युद्धाभ्यास है भारत और रूस के बीच में। कोंकण शक्ति भारत और ब्रिटेन के बीच में। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। युद्धाभ्यास आपको याद रखना है भारत और अमेरिका के बीच में। मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है क्वाड देशों के साथ साथ कौन कौन से देश हैं? जैसे जापान है, यूएसए है, भारत है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। इन देशों को क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो शिंजो आबे जी के द्वारा स्थापित किया गया था 2007 में। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा रक्तदान महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? देखिए दिया गया 30 अगस्त, दूसरा दिया गया 1 सितंबर और तीसरा दिया गया 14 से 21 सितंबर और लास्ट विकल्प है 17 सितंबर से 1 अक्टूबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर डी सही होगा, रक्तदान महोत्सव। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। अब साथ यहां बात आपको ध्यान रखना है कि 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक क्यों चलना है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को मनाने के लिए 1 लाख यूनिट ब्लड डोनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ इसका रजिस्ट्रेशन सामान्य जन नागरिकों के लिए कहां से किया जा सकता है? आरोग्य सेतु पर जाकर आप अपना जो ब्लड डोनेट करना है तो यहां रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है 17 अक्टूबर से प्रारंभ किया जाएगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। अब 1 अक्टूबर तक चलने का आशय यहां है 1 अक्टूबर को स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां महत्वपूर्ण दिवस भी और भी दिए गए हैं। जैसे अगर बात करें 30 अगस्त से सितंबर के पहले सप्ताह को स्वच्छ जल सप्ताह के रूप में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें 1 सितंबर से पहले सितंबर के सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो यह बनाया गया है महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जबकि 14 से 21 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी पखवाड़ा के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में रक्त से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं अगर उनको हम रिकॉल कर लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज की थी। अगर बात करें रक्त क्या है तो आपसे पूछा जाता है रक्त तरल संयोजी ऊतक है। साथ ही साथ अगर बात करें सर्वदाता रक्त कौन है? तो वो माइनस जो है सर्वदाता है। अगर सर्वग्राही की बात करें तो AB+ जो है सर्वग्राही है। रक्त का निर्माण कहां होता है? तो अस्थि मज्जा या इसी को बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। रक्त का निर्माण होता है। रक्त का शुद्धिकरण मानव शरीर में किसके द्वारा? तो फेफड़ों के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? कई बार ये पूछा गया है विटामिन के। आपको यहां ध्यान रखना है कि रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए कौन सा तत्व उपयोगी होता है? तो हिपैरिन जो है ये रक्त के थक्का को बनने से रोकता है। और रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिमैटोलॉजी जो है ये रक्त के अध्ययन को हिमैटोलॉजी कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है?
या कई बार पूछा गया है 7.4 पीएच मान होता है। आप इसको ध्यान रखिए कि रक्त हल्का क्षारीय होता है, जबकि रक्त में संयोजक तत्वों की संख्या क्या होती है या रक्त किन किन से मिलकर बना होता है, तो आपको याद रखना है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है इसमें 55% पाया जाता है और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो हैं इनकी प्रतिशतता जो टोटल होती है ये 45% की हिस्सेदारी से पाए जाते हैं। ये रक्त से महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहां खोला गया। देखिए पहला दिया गया टोक्यो जापान, दूसरा पेरिस फ्रांस, तीसरा झुंझुनू राजस्थान, चौथा लॉस एंजल्स यूएसए। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर सी सही होगा। झुंझुनू राजस्थान में युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों की वृद्धि करने के लिए पहला संस्कार केंद्र खोला गया है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था, 1949 ईस्वी में। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी हैं। साथ ही साथ यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं ये कलराज मिश्र जी जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात करें स्टैचू ऑफ पीस का संबंध कहां से है, तो आपको ध्यान रखना है स्टैचू ऑफ पीस जो है जैन मुनि से संबंधित है, ये राजस्थान में स्थित है। साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है जयपुर। इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, या इसकी राजधानी है। इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं जिनको एक हम शॉर्ट में देख लें। जैसे अगर बात किया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, उसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश आता है क्षेत्रफल की आधार पर। अगर बात करें विश्व का पहला हड़प्पा स्थल संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा, तो राखी गढ़ी ये कहां स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है, यहां स्थापित किया जाएगा। अगर बात करें भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, ये लोथल में स्थापित किया जाएगा, ये कहां संबंधित है, गुजरात राज्य से संबंधित है। अगर बात करें भारतीय विश्व विरासत संस्थान की, तो इसकी स्थापना नोएडा में किया जाएगा, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर बात करें भारत का पहला अमृत सरोवर, तो यह रामपुर में स्थापित किया गया, यह भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्लांट खंडवा कहां, मध्य प्रदेश, खंडवा जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, यह 6000 मेगा यूनिट की उत्पादन वाला विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। 100 दिन गारंटी शहरी योजना के लिए राजस्थान राज्य के द्वारा इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना कहां चलाया गया, तो यह राजस्थान राज्य में चलाया गया। अगर हम बात कर लें सामर झील, डिडवाना झील, केवलादेव पक्षी अभयारण्य कहां से संबंधित है, तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। दुनिया का पहला वर्टिकल शहर जिसका नाम है द लाइन, यह कहां बनाया गया, तो यह सऊदी अरब में बनाया गया। अगर बात करें हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेल कहां प्रारंभ की गई, तो यह जर्मनी में प्रारंभ की गई। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, और ये किस नदी के तट पर है, टेम्स नदी के तट पर, एल्ब नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें सैनिटरी पैड मुक्त वितरण वाला पहला देश कौन सा है, तो स्कॉटलैंड जो है ये सैनिटरी पैड मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, ग्लासगो जो है, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, एडिनबर्ग जो है इसकी राजधानी है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। यहां देखिए विकल्प जो दिए गए हमारे, पहला दिया गया आरबीआई, दूसरा एचडीएफसी, तीसरा पीएनबी, चौथा एसबीआई। यहां जो हमारा सही विकल्प है एचडीएफसी के द्वारा
भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया गया। अब यहां एचडीएफसी के द्वारा जो ये कार्यक्रम चालू किया गया इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, इसका आशय क्या है? अगर आपको लोन उपलब्ध कराना है या लोन लेना है तो तमाम सारे डॉक्यूमेंट को आपको बैंक के द्वारा वेरीफाई कराना होता है और काफी समय लग जाते हैं। इसी समय को कम करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए एचडीएफसी ने भारत का पहला बैंक जो है इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया गया। अगर हम बात करें एचडीएफसी की तो एचडीएफसी का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एचडीएफसी का मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। साथ ही साथ आपको यहां आपको बताना है कि जो प्राइवेट बैंक हैं, इन प्राइवेट बैंकों में भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक के रूप में कौन सा है? तो ये एचडीएफसी बैंक है। अब यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और याद रखना है, आरबीआई के बारे में पूछा जाता है कि आरबीआई का गठन या आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की। अगर हम बात करें किस अधिनियम के द्वारा, तो आपको अधिनियम याद रखना है 1935। अधिनियम 1935 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। अगर हम बात करें इसके पहले जो गवर्नर थे कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ जो थे इसके पहले गवर्नर थे। अगर भारत के पूछे जाएं तो सीडी देशमुख जो हैं ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। और वर्तमान में आरबीआई के प्रमुख कौन है? तो शक्तिकांत दास जी जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपको एसबीआई से याद रखना है। तैरता हुआ एटीएम कहां पर स्थापित किया गया और किस बैंक के द्वारा? तो डल झील में स्थापित किया गया। और किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया। आइए इसी क्रम में यहां देखिए एचडीएफसी का बैंक का एक पिक्चर दिखाई जाने की कोशिश की गई है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देख लें। यहां एक बुक डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी, ये हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? यहां देखिए पहला दिया गया प्रकाश सिन्हा, दूसरा गीतांजलि श्री, तीसरा सौम्या सक्सेना, चौथा रामदरस मिश्रा। यहां जो हमारा सही विकल्प है मित्रों, विकल्प नंबर सी सही है। सौम्या सक्सेना के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी। ये हिस्ट्री ऑफ पर्सनल लॉ इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की फेलोशिप रही है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां महत्वपूर्ण अन्य विकल्प भी दिए गए हैं। अगर बात करें दया प्रकाश सिन्हा जी की तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा जी को दिया गया है। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। अगर हम बात करें गीतांजलि श्री के तो टॉम ऑफ सैंड पुस्तक के लिए पहली भारतीय महिला हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कौन है? तो ये गीतांजलि श्री हैं, या इसी को हिंदी में रेत की समाधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें रामदरस मिश्रा जी के तो सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। मैं तो यहां हूं यह कृति किसकी है? तो रामदरस मिश्रा जी की है और इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अन्य पुस्तकें कुछ चर्चा में रही हैं, अगर उनको हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें अष्टांग योग की, किसकी बुक है? डॉक्टर सोनू फोगाट की। टॉम ऑफ सैंड, अभी इसके बारे में बात हुआ, ये गीतांजलि श्री की बुक है। लिसन टू योर हार्ट, ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, ये विनोद राय की बुक है, अत्यंत महत्वपूर्ण बुक है ये। बिरसा मुंडा जनजाति के नायक आलोक चक्रवाल की बुक है। जबकि महाबली आपको ध्यान रखना है, महाबली असगर वजाहत की बुक है और इसी बुक के लिए इनको 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। मैं तो यहां हूं, अभी हम लोगों ने देखा ये किसकी कृति है? रामदरस मिश्रा जी की है। फेयरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी जी की है। ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये पुनः एक बार रस्किन बॉन्ड जी की बुक है। ये सारे बुक आपकी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको इनको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला
वानिकी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? यहां जो विकल्प हमारे दिए गए, पहला हैदराबाद, दूसरा केरल, तीसरा असम, चौथा उड़ीसा। यहां जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही है। और हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी जो है ये हैदराबाद है। साथ ही साथ अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर किया गया था। अगर हम बात करें यहां तेलंगाना की, तो तेलंगाना प्रतिवर्ष 2 जून को अपना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें वेद राम यात्रा जो कि कुंभ मेले के बाद भारत की सबसे बड़ा मेला है, यह कहां से संबंधित है? तो तेलंगाना से संबंधित है। बदुकम्मा महोत्सव या फूलों का त्योहार के नाम से फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। अब यहां से वानिकी के बारे में बात हो रही है, यहां वनों से संबंधित। तो हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा है जो 17वीं वन रिपोर्ट है, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देख ले तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। आइए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें। देखिए ये रिपोर्ट जो है ये वन रिपोर्ट 2021 है और 2 वर्षों में एक बार आती है। तो यहां पर ये क्रम कौन सा है? आपको क्रम याद रखना है, 17वां है। और कहां से पब्लिक होता है? तो देहरादून से ये पब्लिक होता है। अब महत्वपूर्ण डाटा है, जैसे देश में कुल वन और वृक्षावरण कितना है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है 24.62%। अगर बात करें कुल वनावरण की तो 21.17%। अगर बात करें कुल वृक्षावरण की तो 2.91%। अगर बात करें वृद्धि वनावरण में कितनी हुई तो 1540 वर्ग किलोमीटर और 0.22% की वृद्धि हुई 2019 की तुलना में। अगर यहां बात करें वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई तो 721 और प्रतिशतता में देखें तो 0.76% वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई 2019 के आधार पर। अब यहां सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं? यहां से प्रश्न लगातार बनते हैं। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पे, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे। सबसे कम कहां है? हरियाणा में है, पंजाब में है, गोवा में है। अगर हम बात करें प्रतिशतता, यहां देखिए नॉर्मल दिया गया है कि कहां पर वन क्षेत्र वाले राज्य अधिक हैं, तो हमें याद रखना है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। लेकिन अगर प्रतिशतता पूछी जाए तो मिजोरम होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा और मेघालय, ये भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले राज्य हैं। अगर सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा हैं। और ये सारी चीजें आप एक बार से अधिक रिकॉल करिए, यकीन मानिए जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो यहां से आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ जू किसे घोषित किया गया है? देखिए पहला दिया गया दार्जिलिंग जू, इसका नाम जो है पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क। दूसरा है चेन्नई अन्ना जूलॉजिकल पार्क। तीसरा है चामराजेंद्रन जूलॉजिकल पार्क, कर्नाटक से संबंधित है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा, दार्जिलिंग जू, या इसी को पद्मजा नायडू जो कि कहां से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ जू के रूप में चिन्हित किया गया है। अगर हम बात करें इसी क्रम में दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन है तो चेन्नई का अन्ना जूलॉजिकल पार्क और चामराजेंद्रन जूलॉजिकल पार्क जो है ये दूसरे और तीसरे स्थान पे हैं। साथ ही साथ अगर चेन्नई की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। और चामराजेंद्रन की बात करें जो कि कर्नाटक के मैसूर से संबंधित है। अब यहीं पे आपको याद रखना है योग दिवस के बारे में। तो योग दिवस का कौन सा क्रम था? तो ये 8वां योग दिवस था। पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में मनाया गया था। और 8वां योग दिवस कहां मनाया गया? तो कर्नाटक के मैसूर में मनाया गया। इसकी थीम क्या है? मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग जो है ये इसकी थीम है 2022 की। कब मनाया जाता है? प्रत्येक 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आइए यहां देखिए महत्वपूर्ण आपको पिक्चर के माध्यम से पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो कि पहले स्थान पे भारत का सर्वश्रेष्ठ, और दूसरा आपको देखिए यहां दूसरा और तीसरा भी दिखाया गया है। इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रहा खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? देखिए पहला दिया गया बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उत्तराखंड। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा झारखंड जो है भारत का तीसरा खाद्य सुरक्षा वाला राज्य बना है। अब झारखंड की रांची क्या है? तो झारखंड
की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है। आपको एक प्रश्न याद रखना है कि भारत में कर्क रेखा के समीप कौन सी राजधानी सबसे समीप पे है? तो झारखंड की राजधानी जो रांची है कर्क रेखा के सबसे करीब में है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है आयुष्मान योजना कहां से प्रारंभ किया गया था? तो 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान योजना जो है झारखंड के रांची से प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी यहां के मुख्यमंत्री हैं और रमेश वैश्य जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। आपको ध्यान रखना है झारखंड से कि हाल ही में झारखंड से चर्चा में रहा है झारखंड का सरहुल त्योहार जो है ये भारत में कहां मनाया जाता है? तो झारखंड में का प्रमुख त्योहार जो है ये सरहुल का त्योहार है। अगर हम बात करें यहां छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में पिंडवानी नृत्य कहां से जाना जाता है? तो पिंडवानी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का है। और आपको ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में ही भारत में 53वां टाइगर रिजर्व, या भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं। 53वां कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है जो भारत का नियाग्रा है ये इंद्रावती नदी पर है। ये चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं और यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। साथ ही साथ उत्तराखंड के बारे में अगर बात करें तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह जी हैं। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ की जो राज्यपाल हैं वो अनुसुईया उइके हैं। अब यहां पर खाद्य सुरक्षा एटलस जारी करने वाला अन्य कौन राज्य हैं? तो एक बिहार है और एक उड़ीसा। ये दो भारत के राज्य हैं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा एटलस जारी किया है और तीसरा कौन है? झारखंड है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले यहां अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आपको उत्तराखंड को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पिक्चर के माध्यम से देखें, यहां देखिए पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है खाद्य एटलस जारी करने वाला ये भारत का तीसरा राज्य है। पहला दूसरा कौन सा है? बिहार और उड़ीसा जो हैं ये क्रमशः पहले और दूसरे हैं। तीसरे स्थान पे आपका झारखंड है। और इसी क्रम में यहां देखिए दो लाइनें पुनः लिखी गई हैं। आपको लिखा गया है कि अगर सफल होने का जज्बा मजबूत है तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकती। मतलब आपका जो संकल्प है सफल होने का वो दृढ़ हो तो आपको कोई कठिनाई रोक नहीं सकती। इसी क्रम में आपसे विदा लेना चाहेंगे और आप अपने परिवार का ढेर सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।